उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप के दूसरे जो एलिमेंट है उससे कैसे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। देखो हमने पहले भी बोला हुआ कि ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ी बहुत वेरिएबल होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है ना। चलो उसमें देखते हैं। तो नाइट्रोजन डिफर्स from the rest of the member of this group due to its small size, high electronegativity and high ionization enthalpy and non availability of d orbital। मतलब कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी डिफरेंट हमें मिल रही है उसका मेनली रीजन कौन सा होता है। तो फर्स्ट है उसकी स्मॉल साइज, क्योंकि ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है और ऊपर से देखो पीरियड में बहुत लास्ट में आ रहा है, 15 ग्रुप में है, तो वैसे भी पीरियड के वाइज भी सोचा जाए तो भी नाइट्रोजन की स्मॉल साइज और ऊपर से ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट तो उसकी साइज बहुत कम है, ठीक है, तो स्मॉल साइज। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती होगी क्योंकि दोनों साइज से क्या होता है, अलग होता है। तो अगर साइज बढ़ेगी तो ये दोनों डिक्रीज करेगा, ठीक है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और इसमें डी ऑर्बिटल की कोई प्रेजेंट नहीं होती, इसमें पी ऑर्बिट सिर्फ होती है, ठीक है। चलो तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी फ्रॉम पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। यानी कि नाइट्रोजन की एक दूसरी एबिलिटी कौन सी कि वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ ओनली कौन सी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल ही होती है, ठीक है, तो वो सिर्फ पी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जबकि बाकी सारे एटम है जिसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंट भी होती है, तो बाकी सारे एटम पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्ड भी बनाएगा, ठीक है। ये सब बात हमें 11th में की हुई है फ्रेंड, अगर आपको याद हो तो 11th में पी ब्लॉक वाले चैप्टर में हमने बात की हुई है सब अच्छे से, कि जिसमें पी ऑर्बिटल है तो वो सिर्फ पी पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जिसके पास डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है तो वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है या तो फिर डी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके चलो, जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें तो वो दूसरे जो एलिमेंट है जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, वो सब सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि नाइट्रोजन के लिए इतना बॉन्ड स्टेबल नहीं होता और जनरली बनाता भी नहीं। क्यों नहीं बनता? तो नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सोचो अभी सिंगल बॉन्ड, तो उस पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन की साइज क्या कम है, अब इस कम साइज की वजह से ये दोनों बहुत पास में होते होंगे, बहुत पास में होने की वजह से ये लोन पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है, यानी कि दूर चला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, या तो ये सिंगल बॉन्ड बनाने की ट्राई भी नहीं करता है। ये ज्यादातर नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड में मिलेगा हमें, ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है, ठीक है, और उसमें ही ज्यादा वो स्टेबल है। क्लियर है सबको? ओके। और पी पाई बॉन्ड भी नाइट्रोजन में सबसे अच्छा बनेगा, जबकि क्या दूसरे एलिमेंट में इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज जैसे हमने बोला कि नाइट्रोजन साइज क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे, अगर इधर पी ऑर्बिटल है तो वो कम साइज की वजह से इजीली बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। जबकि ग्रुप में अब अप टू डाउन जाओगे तो फास्फोरस, आर्सेनिक, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज करने की वजह से ये दोनों जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो जगह होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो इजीली पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, उसके बाद हमारा एक टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ वो कैसे रिएक्शन करेगा। देखो जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्राइड ही बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सोचो आप कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है 15 ग्रुप में, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 3 बॉन्ड ही बनाएगा ना। तो देखो जनरली कैसा हाइड्राइड बनेगा, NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BS3, ऐसे हाइड्राइड वो बनाएगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेंगे। उसके साथ हमने थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ध्यान रखना। एक तो लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे आप नीचे हाइड्राइड में जा रहे हो वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप जैसे जैसे राइज करोगे, मतलब टेम्परेचर जो होता है, तो बिस्मथ सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, जबकि NH3 क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करे, डिक्रीज करिए। बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज, बेसिसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बेसिसिटी क्यों डिक्रीज करेगा फ्रेंड्स,
तो जिसका लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, तो सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते होंगे? लोन पेयर। तो जो जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन लूज करेगा? नाइट्रोजन। इसके वजह से उसकी बेसिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि pH3 की उससे कम हो जाएगी, वैसे वैसे बिस्मथ के हाइड्राइड की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एसिडिटी की बात करें फ्रेंड, तो उससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अप टू डाउन जैसे जैसे जाओगे तो एसिडिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो बेसिसिटी किसके हिसाब से याद रखना है हमें? लोन पेयर के हिसाब से। जो जल्दी से लोन पेयर लूज करेगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। अभी आपको मैंने बोला कि नाइट्रोजन जल्दी से लोन पेयर लूज करेगा। फ्रेंड्स, क्यों जल्दी से लूज करेगा? क्योंकि देखो सोचो, नाइट्रोजन के जो साइज होती है क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ये बहुत कम छोटे से पी ऑर्बिटल में हो गए ना दोनों इलेक्ट्रॉन, तो छोटे से ऑर्बिटल में होने की वजह से वो तुरंत लूज कर देते हैं। जबकि इसके पास तो बहुत बड़ी साइज है, उसके बहुत बड़ी साइज में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो जल्दी से नहीं मतलब वो करेंगे, ठीक है, लूज करेंगे। तो NH3 जल्दी से लूज करने की वजह से उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, एक बात और भी लिखी है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा? जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे वैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा ना, मैंने बोला। ओके, तो उसकी वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद जो है वो रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाए? तो जनरली ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है, वो तो हमारा कॉमन रूल्स है। लेकिन किस टाइप का ऑक्साइड होगा वो देखना है। तो E2O3 या E2O5 दोनों टाइप के ऑक्साइड बना सकता है। E हमारा 15 ग्रुप का एलिमेंट कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे कि N2O3 और N2O5, ठीक है, दोनों ऑक्साइड लिख सकते हो। ओके, चलो उसके लिए हमने थोड़ी बहुत और बात की हुई है कि जैसे कि हमने E2O3 टाइप्स के थोड़े बहुत ऑक्साइड लिखे हुए हैं और उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। N2O3, P2O3, AH2O3, SB2O3 और Bi2O3 ऐसे ऑक्साइड बने हुए, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे फ्रेंड, वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और बेसिक वाला कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो देखो, जो शुरुआत वाला है प्योरली एसिडिक है, N2O3 और P2O3 दोनों क्या है? एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे जैसे डाउन जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब बीच में क्या आएगा? एम्फोटेरिक भी तो आएगा। तो आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि उसका थोड़ा बहुत नेचर एसिड जैसा भी होता है और थोड़ा बहुत नेचर बेसिक जैसा भी होता है, ठीक है। लेकिन Bi2O3 बिस्मथ का ऑक्साइड प्योरली बेसिक होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, चलो उसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजेंस। अभी हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से लिखा था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -3 +3 या +5 हो सकता है। तो हैलोजन भी 3 ही जुड़ सके, या तो 3 हैलोजन जुड़ेंगे या तो 5 हैलोजन जुड़ेंगे, तो ठीक है। तो EX3 या EX5 टाइप के हैलोजन बनाएंगे। ई की जगह हम क्या लिख सकते हो? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, 15 ग्रुप के एलिमेंट। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस है। अभी नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, सिर्फ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 तो खुद के ही, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं। तो उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो पेंटा हैलाइड वाला हैलाइड बनाएगा ही नहीं नाइट्रोजन, ठीक है। जबकि बाकी के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से वो इजीली इस टाइप का बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है, या तो हैलोजन के साथ जुड़ सकता है। क्या लिखा है? पेंटाहेलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड। फ्रेंड्स, पेंटाहेलाइड क्या बोल रहा है? मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड। अभी होगा ही ना, क्योंकि पेंटाहेलाइड है तो इसमें ये जो हमारे 15 ग्रुप का एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी फ्रेंड? +5। और +5 मतलब कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अभी 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है उसकी साइज बहुत कम हो जाएगी। तो हमें मालूम है, हमने 11th में पढ़ा था कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट की साइज कम और नेगेटिव एलिमेंट की साइज ज्यादा, उतना बॉन्ड कोवैलेंट बनेगा, वो हमें मालूम है। तो पेंटाहेलाइड ही होगा ना, जिसका +5 +3 होगा, तो वो तो अभी साइज इतनी कम नहीं हुई। +5 मतलब यानी कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो उसकी साइज बहुत डिक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो वो इजीली कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फिर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑल ट्राइहेलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्शनल नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन के अलावा सारे जो ट्राइहेलाइड है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्लियर है? ओके, चलो उसके बाद
जो एक टॉपिक है रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, तो ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फ्रॉम देयर बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग ऑक्सीडेशन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से वो दूसरे मेटल के साथ जुड़ने वाला है। जैसे कि Ca3N2, Ca3P2, Na3AH2, सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, -3 होगी, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो यानी कि लास्ट में बोला सकते हैं इसको कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, नाइट्रोजन सोडियम आर्सेनाइड, सारे ऐसे ही कंपाउंड बनने वाले हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3 होगी। क्लियर है? ओके।